आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय 90.4 एफएम और मैं हूं शुभम राणा आपके साथ। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। राजेश नैन जी। धन्यवाद सुन राणा जी। प्यारे श्रोताओं व दर्शकों, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं रेडियो ग्रामोदय के प्रति, जो भारतीय संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए कार्य कर रहा है। जैसा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है भारतीय संस्कारों का प्रचार प्रसार करना, और उसको लेकर के एक विशेष वक्ता या वक्त्री का हम प्रतिदिन आह्वान करते हैं। उसी क्रम में आज के जो मुख्य वक्ता हैं, आदरणीय श्री जय भगवान शर्मा जी। श्री भगवान शर्मा जी का मैं हृदय की गहराइयों से जयतु संस्कृतम जयतु भारतम कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आप 10 विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि धारण किए हुए हैं। आप लोहा कला गुरुकुल में संगीत शास्त्र के आचार्य हैं और भारतीय संस्कृति से आपका जो पुरातन नाता रहा है, और वर्तमान में आप भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का कार्य संगीत के साथ कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप प्रार्थ अपना जीवन यापन जो है वो कर रहे हैं। आचार्य जी, पहले तो मैं चाहूंगा कि सोमल आर्या, जो लोहा कला गुरुकुल की छात्रा है, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आचार्य जी का किसी गीत और संगीत के द्वारा हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करें। सोमल आर्या। बेटा माइक अनम्यूट करें। बेटा एक बार आवाज देखें, आपकी आवाज, माइक अनम्यूट करें, आपका माइक जो है वो म्यूट है। हमारा माइक सही है ना? प्रीति आर्या जी, यदि आप मेरी बात सुन रही हो, जो सोमल आर्या है उसका जो माइक है वो अनम्यूट अब शायद सही हो गया है। सोमल आर्या, एक बार पुनः म्यूट करें, फिर म्यूट कर दिया। हाँ, आदरणीय आचार्य जी, कहीं आवाज में व्यवधान है तो स्वयं ही आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आपसे ये प्रश्न रहेगा कि आपने 10 विषयों में जो उपाधि प्राप्त की है उसके पीछे क्या उद्देश्य रहा, आदरणीय आचार्य जी? ऐसा है कि हम हिंदुस्तान के संस्कृति के बारे में जानना चाहते थे और हमारा उद्देश्य ये था कि भारत में हम जब तक शिक्षित नहीं होंगे और जब हम शिक्षित होंगे तभी हम अपने हिंदुस्तान का जो गौरव, बहुत हजारों लाखों वर्ष साल जो पुराना है, उसके बारे में हम जान पाएंगे और फिर उसी गौरव को हम भारत को दिलवाने के लिए प्रयास तभी करेंगे जब हम कुछ जानेंगे। इसीलिए हमने पढ़ाई के प्रति इतना जोर दिया, ध्यान दिया। जी आचार्य जी, आपका विषय संगीत शास्त्र रहा है और कहीं न कहीं जब मैंने सामवेद को पढ़ा तो साम का तो नाम ही गान है, इसलिए सामवेद को गानवेद भी कहा गया है। वहां पर जो है वो 7 स्वर भी पढ़े, जो ऋषभ गांधार करके सारे गामा की जो आपकी निष्पत्ति है वो हुई है, और सामवेद के मंत्रों को गाकर ही प्रस्तुत किया जाता है। तो क्या आप जो यहाँ पर श्लोक हैं, जो मंत्र हैं, उनको भी गान विधि के द्वारा पढ़ते हैं, आदरणीय आचार्य श्री भगवान? जैसे कई श्लोक हैं, उस श्लोकों तो गाने की परंपरा है ही, श्लोकों को हम गाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी श्लोक है तो उसको गायन में हम गाते हैं। जैसे मैं आपको श्लोक सुना रहा हूं।
वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वैसे जी श्लोकों को गाया जाता है, गान विद्या तो है ही वो। जी जी। आचार्य जी धन्य हैं आप, हाँ क्योंकि जो सुर भारती है वो जी स्वयं ही रसीली है, और जी जब जी आप जैसे संगीत प्रवीण व्यक्ति उसको संगीत का और लेप लगा दें तो वो और जी भी ज्यादा मधुरतम बन जाती। जी मैं जी जी आपकी वाणी में कोई स्तोत्र सुनना चाहूंगा हमारे श्रोताओं को, ताकि आपकी जो वाणी है वो जी उनके कानों तक पहुंच सके, वो रसायन उनके जी कानों में पड़ सके। आदरणीय जी आचार्य श्री भगवान। जी। तो भजन सुनाऊं आपको? जी 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 हेलो। बिल्कुल आप। जी अच्छा जी ठीक। भजन, क्योंकि बहुत सारे लोगों जी तक ग्राह्य होगा, इसलिए भजन जी उससे जी भी बड़ी बात। जी। मैं एक भजन सुना रहा हूँ, बड़ा बड़ा प्यारा सा भजन है। हम्म, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। 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 मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां। इतना ही दिल विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा। वाणी को भी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अच्छे बुरे कर्मों का फल जो भी तुम्हें मिले, अच्छे बुरे कर्मों का फल जो भी तुम्हें मिले, हंस कर सभी गुजार दो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। अप सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरी दोष है, दुनिया निहार ले। दृष्टि में तेरी दोष है, दुनिया निहार ले। गुरु ज्ञान अंजन सार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। कहना है साफ साफ बस सदगुरु कबीर का, कहना है साफ साफ बस
सदगुरु कबीर का, निज दोष को निहार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बहुत खूब जी जी। आपने जी जो प्रकाश डाला गीत के माध्यम से जी कि यदि व्यक्ति अपनी गलत आदतों को सुधार लेता है तो परमात्मा जी का भजन हो जाता है। आपने जी 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 जो है उद्धरेत आत्मनात्मानम ना जी आत्मानम अवसाद, इसकी जी ओर संकेत किया कि व्यक्ति स्वयं ही जी अपना जो है दुश्मन है। यदि व्यक्ति जी स्वयं का सुधार कर ले, यदि जी आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, यदि इस प्रकार जी की भावना हो तो स्वतः ही जी भजन हो जाता है। आचार्य जी जी, जी जी आपका विषय संगीत रहा, तो जी आपने संगीत को संस्कृत के साथ कैसे जोड़ा? आपकी अभिरुचि किसी एक प्राइवेट स्कूल में, जो कि इंग्लिश जी मीडियम का स्कूल, वहां जाने की बजाय एक गुरुकुल हम्म, में सेवा करने की जो भावना है, वो किस प्रकार जी जागृत हुई? आचार्य श्री भगवान जी। जी ऐसा है कि मैंने अपने जीवन को ये सोचा कि भारत में अगर हमें अपनी संस्कृति को जिंदा रखना है तो हमें ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो भारत के संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और वो दीपक जहां कहीं भी वो जल रहा हो तो हमें उसमें जाकर के तेल घी डालने की जरूरत है। तो इसी दरमियान में मैं जब बहादुरगढ़ के पास ये कन्या गुरुकुल लोवा कला में मुझे जाने का एक बार अवसर मिला, और वहां पर मैंने जब देखा कि वहां पर किस प्रकार से भारत की संस्कृति से संबंधित बच्चों को शिक्षा दीक्षा प्रदान की जा रही है, तो हमें ऐसा लगा कि हमें यहाँ पर सहयोग करना चाहिए, और हम यहाँ पर सहयोग करके बच्चों को तैयार करने की कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके से वो एक अच्छा प्रवक्ता बने, अच्छे संगीतकार बने, जिससे समाज में जाकर के वो अपनी बात को रख सके और भारत की संस्कृति का उत्थान कर सके। तो इस उद्देश्य से कि चूंकि हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है भारत के संस्कृति का उद्धार करना, उत्थान करना, उसको पुनर्स्थापित करना, जगत गुरु जो हिंदुस्तान था उस जगत गुरु की पदवी फिर से भारत को प्राप्त हो, वो राम और कृष्ण का देश बनाना, तो इसके लिए मुझे ऐसा लगा कि ये गुरुकुल सही तरीके से काम कर रहा है, तो हमें यहां पर साथ देना चाहिए, और इसीलिए मैं यहां पर साथ दे रहा हूं, और हमेशा देने की मैं कोशिश करूंगा। ऐसे जहां कहीं भी मुझे मिलेगा तो मैं उसको साथ देने की कोशिश करूंगा, जिससे भारत की संस्कृति जो है वो तरीके से फिर से पुनर्स्थापित हो सके। आचार्य जी, मैं नमन करता जी हूं आप जैसी पुण्यात्माओं को, जो भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए निस्वार्थ जी भावना से कार्य कर रहे हैं, जो जी आज के धनाढ्य युग में धन के पीछे जी ना दौड़ करके अपने जीवन मूल्यों को बचाने के लिए लगे हुए हैं। और आप जी जैसे लोगों की कृपा से कल हमारे जी कार्यक्रम में लूसी थी, उनका भारतीय नेम दिव्य प्रभा है। उन्होंने जी भारत की संस्कृति की खूब प्रशंसा की। एक ही अपने जी भारतीय मित्र हैं, चैतन्य बौद्ध जी, वो पोलैंड में गए हुए जी हैं, पोलैंड में जी जी संस्कृत के लिए कार्य कर रहे हैं। ये आप जी जी जैसे लोगों की मेहनत का ही फल है कि भारतीय जी संस्कृति के प्रति लोग आकर्षित हो रहे हैं। आचार्य जी जी, जी 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 आजकल जो पाश्चात्य सभ्यता है, जो जी लोगों का पश्चिमीकरण हो रहा है, उसमें जी जी बहुत सारी जो चीजें हैं वो सकारात्मक भी आ रही हैं और बहुत सारी जी चीजें नकारात्मक भी आ रही हैं। यदि हम जी जी सकारात्मक की बात करें तो शिक्षा जी व्यवस्था जो है वो महिलाओं में भी हो, ये एक जी सकारात्मक जो दृष्टि है वो पाश्चात्य देशों से आई है। लेकिन जी अगर हम दूसरी ओर देखें, जी बच्चे जो हैं वो संस्कारों से भ्रष्ट हो रहे हैं। जी जो परिवार और के प्रति और समाज के प्रति जो दायित्व हैं, उनमें जी कहीं न कहीं कमी आ रही है। जो हमारी जी वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी, उसको छोड़ करके व्यक्तिवादिता की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो आचार्य जी, मैं जी चाहूँगा कि कोई जी ऐसा कोई भजन, ऐसा कोई संदेश आपके कोई भजन के माध्यम से जो हमारे युवाओं के लिए हो, क्योंकि आपकी शिष्या जो प्रीति आर्या जी हैं, वो बहुत अच्छा गाती हैं। इन्होंने जी गाया था एक गीत, वो बड़ा प्रेरणा जी देने वाला था। तो इस प्रकार का जी हमारे श्रोताओं के लिए आपके कोश में कोई यदि भजन हो
तो मैं चाहूंगा कि आप जो है प्रस्तुत करें, आदरणीय आचार्य जी। मैं एक भजन तो आपको सुनाऊंगा, लेकिन मैं जी एक आपको पहले एक मैंने कविता एक लिखी थी हमने अपनी हिंदू जी संस्कृति को जगाने के लिए और जी जी करने के लिए, तो कविता मैं पहले आपको सुना देना चाहता हूँ, ठीक है ना। वो मैंने जी कविता लिखी थी। क्या देश के हिंदुओं तुम कहाँ सो गए हो, क्या अपने इतिहास को भूल गए हो। याद करो शिवाजी को जिसने औरंगजेब को पानी पिला दिया था। याद करो उस पृथ्वीराज चौहान को जिसने मोहम्मद गोरी को 16 बार हरा दिया था। विश्व बहुत विजेता खूब। सिकंदर जब भारत में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे अपने पैरों तले कुचल डाला था। लंका में रावण के अहम का परचम जब फहराया था, हनुमान ने आग लगाकर उसे सबक सिखाया था। इतिहास तुम्हें पुकार रहा है, कुछ करने को ललकार रहा है। भारत माँ की संस्कृति पर हो रहा प्रहार है, उनको सबक सिखाओ। यही भारत माँ की पुकार है, यही भारत माँ की पुकार है, यही भारत माँ की बहुत पुकार है। तो ये ऐसी कुछ कविताएं मैं ये लिखता रहता हूं कि जिससे कि ये जो है वो काम हो। मतलब मैंने लिखा ये सारा कुछ चीज भारत की संस्कृति के उत्थान अर्थ जो है ये मैं सब लिखता रहता हूँ। तो मुझे वो कौन सा आप भजन जो क्या आप बता रहे थे कहने गाने के लिए कि जो मैं हेलो। कोई जी जो संस्कारों से संबंधित हो, जो जनमानस को जगाए, जो युवाओं को प्रेरित करे, जो हमारी संस्कृति की विशेषता बताए, इसमें से कोई भी विषय को यदि स्पर्श करता हुआ कोई गीत, कोई श्लोक, कोई कविता यदि हम सुनेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आदरणीय आचार्य श्री भगवान जी। अच्छा, वो एक जो है मैं आपको जो है जी एक मैं आपके सामने भजन रख रहा हूं, ध्यान से आप सुनेंगे। इसमें जो है पूरी उसको आप समझेंगे कि वो जैसे गीता जो है गीता, तो गीता जी 700 श्लोकों में है। तो उसको जी पूरी गीता को मैं एक भजन के माध्यम से आपके सामने मैं रख रहा हूं, उसको ध्यान से समझेंगे सुनेंगे। जी अं, राम चाहि किन्ह सोई होई, करे नयन थायस नहीं कोई। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। सूरज सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ है उसकी लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है।
जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दे उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही द्वार मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आचार्य श्री भगवान जी, परमात्मा के जी नाम के साथ जो आपने एक दिव्य ज्ञान हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी आचार्य जी, अगली प्रश्न ये रहेगा कि जी वर्तमान जो पीढ़ी है वो कहीं न जी कहीं सद्मार्ग से भटक रही है, तो उसके जी लिए क्या-क्या चुनौतियां हैं? कहीं पर लव जिहाद की बात आती है, कहीं पर जी धर्मांतरण की बात आती है, तो जी बहुत सारी ये नकारात्मक शक्तियां भी जो हिंदुत्व को नष्ट कर रही हैं। तो जी उसमें सनातन धर्म हो चाहे आर्य समाज हो, तमाम वो जी हिंदू संगठन, उनका जी क्या कर्तव्य बनता है और क्या जी इस दिशा में जो है कार्य सकारात्मक हो रहे हैं और किन उन जी चुनौतियों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है? आदरणीय हाँ, आचार्य श्री भगवान। आपने बिल्कुल सही ये प्रश्न उठाया कि अभी हमारे समाज में ये लव जिहाद जो है सबसे बड़ी समस्या है अभी। और कुछ अपसंस्कृति का लोग प्रसार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो है आज मतलब धर्मांतरण भी एक समस्या है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आज देश में चाहे आर्य समाज हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, कई ऐसे संगठन जो हैं वो लगे हुए हैं जो कि धर्मांतरण के मतलब जो हुआ है, जो पहले हिंदू मुसलमान बन गए या ईसाई बन गए, उनको घर वापसी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उस काम में मैं भी अभी लगा हुआ हूँ। अभी मैं बिहार में कथा करने गया था। अभी तो कथा करने गया तो एक मैं मुसलमान के गांव में गया, पीरू बंतारा औरंगाबाद में गांव। वहां मैं गया, वहां दौरा करने। उस मैंने मुझे पता चला कि आज के 200 साल पहले वहां पर जो है लोगों ने मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लिया था और वो लोग ब्राह्मणों की बस्ती है। और मैंने वहां पर जाकर बातचीत किया है और कोशिश रहेगी, चूंकि वो 52 गांव करीब हैं, एक गांव ऐसे नहीं, उन्होंने मुझे कई गांवों की उन्होंने लिस्ट सौंपी है। तो उन पर सब पर वो काम चल रहा है। और ऐसे हमारा संगठन, देश में जितने भी हिंदुत्ववादी शक्तियां हैं वो लगे हुए हैं और उसमें वो काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर बहुत जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। जहां तक लव जिहाद की बात है, तो लव जिहाद के लिए भी ऐसा है कि हम लोग काम कर रहे हैं। जगह जगह पे घर घर पर जा करके कुछ सम्मेलन करते हैं, छोटे छोटे सम्मेलनों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, आपस में मिलजुल करके माध्यम से हम लड़कियों को ये सचेत करते हैं कि आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी के साथ अगर कुछ कर रहे हो तो थोड़ा उसको समझो। उसको कई वारदातें जो हमारे सामने घटती है, आती है, तो उसके बारे में हम सबको बताते हैं कि देखो ऐसी ऐसी घटनाएं घटी थी, ऐसा ऐसा हुआ था। तो इस तरह के काम कर रहे हैं और आज हम समाज में सभी खड़े हैं, एक होकर के खड़े हैं। और ऐसा लगता है कि हम अपने देश में हिंदू समाज को जगा लेंगे और आगे जो है हम फिर से भारत की संस्कृति को पुनर्स्थापित करने में सफल होंगे। जी, आचार्य जी, जी आपने जो कार्य का आपने गणना कराई वो बड़े सराहनीय हैं और आप जी जैसे लोग ही हैं जो हिंदुत्व को बचाए हुए हैं, जो जी नकारात्मक शक्तियों को जो है बाहर की बाहर टाल देते हैं। तो मैं आपकी जी शिष्या से भी निवेदन करूंगा, जी प्रीति आर्या जी से, कि आप भी जी गुरुजी के समक्ष, क्योंकि इन्होंने बताया था कि गुरुजी मेरे को बेटी मानते हैं और मेरे बहुत बिल्कुल। जो है फेवरेट गुरुजी हैं, बहुत प्रियतम गुरुजी हैं। तो अपने गुरुजी के सामने कोई भारतीय संस्कृति से संबंधित जो संगीत है उसकी प्रस्तुति दें, प्रीति आर्या नहीं, जी। ये लड़की जो है, हाँ, नहीं ये गाएगी, 1 मिनट मैं रुकूंगा।
ये लड़की जो है ये भी मतलब मैं समझता हूं कि राष्ट्र के नाम पर अपने जीवन को समर्पित कर दी है। और मैं कई बार इसे मैं कहता हूं, कई बार मैं जब जाता हूं तो मैं कहता हूं कि बेटा हमें तो आपका ही पैर छूने का मन करता है, चूंकि आपने इतने कम उम्र में इतनी समझदारी दिखाई है और राष्ट्र के लिए पूरा जीवन लगा दिया है। तो ये हमारी बेटी तो है ही, इसमें कोई दुविधा की तो कोई बात है नहीं। और हमने इसे वचन दिया है कि हम जब तक इस पृथ्वी पर हैं आपके काम में हम सहयोग करते रहेंगे, क्योंकि हम दोनों बाप बेटी का काम एक ही है। तो ठीक है, अब ये प्रीति आर्या कुछ सुनाएगी। जी प्रीति सुनाइए। आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो आदरणीय श्री भगवान जी, जी मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, जी जो रेडियो ग्रामोदय के फाउंडर हैं और जी जी हरियाणा जी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष हैं, उनका जी जयतु संस्कृतम जयतु भारतम कार्यक्रम, जो ही उनका अपना ही कार्यक्रम है, उसमें हार्दिक जी जी स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आदरणीय बहुत डॉक्टर बहुत साहब, श्री भगवान शास्त्री जी लोहा कला गुरुकुल में संगीत के आचार्य हैं और साथ में इनकी शिष्या प्रीति आर्या, ये उसी गुरुकुल में संस्कृत की प्राचार्य हैं। तो संस्कृति और समाज को संस्कारों का जो संप्रेषण है वो श्री भगवान जी संगीत के माध्यम से करते हैं और निःशुल्क जो सेवा है वो गुरुकुल में ये दे रहे हैं और हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं। मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत व अभिनंदन करता हूं, आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी। बहुत धन्यवाद आपका राजेश जी, और आचार्य जी का भी स्वागत और उनकी शिष्या का भी अभिनंदन। मैं कार्यक्रम सुन रहा था, देख रहा था, दोनों संयोग से। आज मैं गांव में हूं, रेडियो स्टेशन के स्टूडियो में ही था, तो मुझे लगा कि इस सुअवसर का लाभ मुझे ले लेना चाहिए, मौका चूकना नहीं चाहिए। चौहान एक बार चूके थे पृथ्वीराज के समय में, उसकी कीमत अब तक हमसे चुकता नहीं हुई, देश चुका रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी अवसर ये चौहान तो चूक जाए, इसलिए मैं आपके इस बेहतरीन आयोजन में यूं कहिए अंग्रेजी वाले वो रैम्ड इनटू इट, सीधा चला आया हूं आप सबको का अभिनंदन करने, आप आचार्य जी का खास तौर पे स्वागत करने। और मैं ये चाहूंगा आचार्य जी, कार्यक्रम का लगभग ये आखिरी पड़ाव है, आखिरी चरण है, और पूरा कार्यक्रम क्योंकि मैंने देखा सुना नहीं, मैं बीच में आया हूं, तो जो गुरुकुल है लोहा कला का, थोड़ा सा इसका परिचय भी अगर आपने अब तक नहीं दिया तो जरूर दे दें। वहां क्या क्या चलता है, कहाँ पर स्थित है, जिन्होंने इस गुरुकुल के बारे में नहीं जाना अभी तक, अगर तो आप दे चुके हैं कहने दीजिए, दोहराने नहीं, मैं दे देता हूँ। लेकिन क्योंकि संस्थान का परिचय भी जाना चाहिए, अच्छा लगेगा सब लोगों को, जो देखने सुनने वाले उनको जानकारी मिलनी चाहिए। जी आचार्य जी। ये बहादुरगढ़ से जो है 5 किलोमीटर में जो है दूर पर, बहादुरगढ़ शहर से, जी बहादुरगढ़ शहर जो है टिकरी बॉर्डर के पास, तो बहादुरगढ़ शहर से 5 किलोमीटर दूरी लोहा कला में गांव में ये अवस्थित है गुरुकुल लोहा कला। और यहाँ पर जो है आर्य समाज का गुरुकुल है, लड़कियों के लिए स्पेशल ये। और यहाँ पर लड़कियों को बिल्कुल वैदिक परंपरा से, वैदिक रीति रिवाज से, उनका रहन सहन खान पान जो भी है वो सब वैदिक रीति रिवाज से उनका सब कुछ होता है। लड़कियां वहीं पे रहती हैं, हॉस्टल में, वहीं पे
उनका रहना सहना खाना पीना सब होता है। गुरुकुल में तो करीब करीब यहाँ पर बहुत सी लड़कियां पढ़ती हैं और गौशाला भी है गुरुकुल का अपना, ठीक है। कुछ थोड़े बहुत जमीन भी है जहां पर खेती भी होती है, बच्चों को थोड़ा वो भी सिखाया जाता है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर, कराटे, योगा, संगीत, जितने कुछ सिलाई, हर चीज जो है, संभाषण कला, तो ये सब भी उनको सिखाया जाता है। अगर आप कभी दौरा करके आप गुरुकुल को देखेंगे तो मैं समझता हूं कि जिस काम में मैं लगा हुआ हूं तो उसमें ऐसा लगता है कि गुरुकुल बहुत बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि एक अगर लड़की जी जिस दिन आप कहें कि मैं चला आऊंगा, मेरे जिम बिल्कुल, में ही जिस आया दिन भी आप टाइम में जी 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 जी, तो ये बड़ा अच्छा गुरुकुल है ये। अगर इस तरह से गुरुकुल अगर हमारे पूरे देश में अगर चले, पूरे देश में चले, चूंकि बच्चे सब काम करते हैं, बिल्कुल अपने तरीके से सारे काम को निपटते हैं, बिल्कुल जो एक तरह से बच्चों को ट्रेंड किया जाता है। बच्चों को जैसे अंग्रेजी मीडियम क्लास में ऐसा नहीं होता कि बच्चों से कुछ काम नहीं लेना है, बस ऐसे करो वैसे करो, कुछ नहीं। बच्चे बिल्कुल ट्रेंड होते हैं, सब काम तरीके से करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, बड़े अनुशासन में होते हैं। उनका रहना सहना, बोलना चालना, चलना, कपड़े पहनने का ढंग, ठीक है ना, सुबह शाम हवन, हर चीज। तो ये चीज आप अगर आके देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मतलब आप समझेंगे कि देश में वहां से जो बच्चे निकलेंगे उस गुरुकुल से, तो एक देश के सभ्य नागरिक बनकर निकलेंगे वो। और एक लड़की एक घर में जाए जी, मैं एक घर में जाकर जी जल्द आता हूं प्रत्यक्ष गुरुकुल को जानने समझने के लिए। और आपने जो चित्र खींचा है, शब्द चित्र जो खींचा है वो भी पर्याप्त है बहुत सारे लोगों को उस संस्थान को जानने की प्रेरणा देने के लिए। जी 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 जी। अभी कितनी छात्राएं वहां रहती हैं फिलहाल इन दिनों में? अभी के दिनों में करीब जो है, करीब थोड़ा सा कोरोना का कुछ असर थोड़ा सा चारों तरफ है, लेकिन फिर भी अभी करीब करीब 250 के करीब वहां पे लड़कियां भी हैं एट प्रेजेंट, ठीक है। और 250 के करीब। क्षमता कितनी है? जी, कितनी क्षमता तो कम से कम क्षमता है इसके पास 500 लड़कियों को रखने की पूरी क्षमता है। अच्छा, और क्योंकि 500 जी, गुरुकुल आत्मनिर्भर भी है, आर्थिक रूप से संकट तो नहीं रहता? आर्थिक रूप से मतलब जो अगल बगल के गांव है, बाकी तो कुछ जैसे कार्यक्रम भी चलते रहते हैं अपने गुरुकुल का, दान भी आता है कुछ, और कुछ कार्यक्रम में जो जाते हैं इधर उधर तो बहन जी लोग जाती हैं कार्यक्रम में, कुछ ऐसे वैसे तो उनसे आ जाता है। करीब करीब जो है वो कुछ सामना भी करना पड़ता है, तो हम लोग मिल करके उसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, लेकिन कर लेते हैं। सामना तो करना पड़ता है, चूंकि बड़ा सा गुरुकुल है तो उसमें टीचरों को वेतन भी देना है, कईयों को कई खर्च भी होते हैं, बहुत तरह की बातें होती है। लेकिन कई दानी लोग भी आते हैं, समय समय पर दान भी करते हैं, और लेकिन फिर भी जो कुछ होता है करीब करीब गुरुकुल तरीके से चल रहा है जी। चलिए, मैं ये सोचता हूं कि अब आगे बढ़ने से पहले प्रीति के श्रीमुख से हे श्री भगवान आचार्य जी सुन लें। आपकी शिष्या हैं, कुछ अनूठा, कुछ अद्भुत सा सारे परिवेश को संस्कृत में करने वाला, संस्कार में करने वाला। प्रीति से कुछ सुनते हैं। प्रीति, अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके, और क्या आप सुनाएंगी जरा? आप शुरू करेंगी तो सबको पता चल ही जाएगा जी। ऐसा लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गए हैं, प्रीति का फ्रेम फ्रीज हो गया है। माइक्रोफोन को अनम्यूट कर लें। और ऐसा लगता है राजेश जी उधर उस एंड पर इंटरनेट का कोई मसला है। हाँ, इंटरनेट की समस्या रहती है वहां पर जी। एक टिप्पणी मैं आपसे बहुत संक्षेप में ये चाहूंगा। आप गुरुकुल के संचालन से जुड़े हैं और आपने पूरी ऊर्जा अपनी समाज के इस कार्य को दे रखी है। हाल ही के वर्षों में जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो संस्कृत और संस्कृति के प्रति जो सत्ता प्रतिष्ठान का रवैया है, शासन का रवैया है, उसमें क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन आपने स्वयं अनुभूत किए हैं, महसूस किए हैं? क्या क्या ठीक हो गया है और क्या क्या नहीं हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो जो ठीक हो गया है,
एक बार उसका जरूर आपके श्रीमुख से मैं सुनना चाहूंगा। देखो, केंद्र में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो तो बिल्कुल ही भारत के संस्कृति के उत्थानार्थ, जो मेरी अपनी दृष्टि है, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, हमें तो अपनी संस्कृति से लेना देना है। जी जी, तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश में हिंदू संस्कृति के उत्थानार्थ जो है वो पूरे जोर शोर से 100% वो काम कर रही है। तब तो यह है कि बड़ा सा देश है, उसमें वो काम कर रही है। उसमें जैसे आयुर्वेद पे अगर मुझे लगता है कि सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, तो अगर सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है तो इसका मतलब है कि उसे ध्यान है उसके तरफ। उसके अलावा सरकार जो है संस्कृत विद्यालयों पर भी ध्यान दे रही है, उस पे संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए और भारत की संस्कृति को जानने के लिए। उसके लिए सरकार शिक्षा में सुधार कर रही है, नई शिक्षा नीति लेकर जो आई है उसमें यह भी सिफारिश की गई है कमेटी के द्वारा कि उसमें जो है भारत की संस्कृति के जो पुराने जो चीज है उनको लाया जाए। ठीक है, तो इस तरह से मैं जब देखता हूं तो मेरे को लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार भारत के संस्कृति के उत्थान के लिए काम कर रही है। ठीक उसके नीचे जो हरियाणा में खट्टर गवर्नमेंट है, तो खट्टर गवर्नमेंट भी नरेंद्र मोदी के मतलब उसका अनुसरण कर रही है। क्योंकि मेरे भी जैसे गुरुकुल था, तो मेरा जो गुरुकुल है उसमें यहाँ पर खट्टर साहब लोहा कला गांव में आए थे, तो जब वहां पर हम लोगों ने वहां एक आवेदन उनको दिया तो हमारे गुरुकुल को उन्होंने 11 लाख रुपए तुरंत ही उन्होंने वहां पर वो करके साइन करके उसके बाद वो गुरुकुल में आया था। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार काम कर रही है। सरकार निश्चित रूप से, ये सरकार हिंदू संस्कृति के उत्थानार्थ दोनों गवर्नमेंट काम कर रही है। मैं उसके काम से संतुष्ट हूं। मैं ये बताना चाहूंगा अपने सभी श्रोताओं को, दर्शक मित्रों को, सोशल मीडिया के मित्रों को कि 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय संस्कृत के अब हो गए हैं। ये इस सरकार की, आप इसको कह सकते हैं। और हरियाणा में कभी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बना था जब, तो इसकी संकल्पना का सपना जो देखा गया था वो संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में देखा गया था कि ये संस्कृत विश्वविद्यालय होगा। बाद में क्योंकि उस सरकारों को संस्कृत से शायद सड़ांध आती थी, संस्कृत में से बो आती थी, संस्कृत से डर लगता था, संस्कृत से परहेज था, शायद ऐसा ही होगा। वो विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में जिसकी कल्पना की गई थी वो कालांतर में एक सामान्य विश्वविद्यालय बन गया। और अनेक वर्षों तक हरियाणा के विद्वान, संस्कृत प्रेमी, संस्कृतज्ञ, संस्कृतानुरागी लोग हरियाणा में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने की मांग करते रहे। अभी हम के साथ ये कह सकते हैं कि वर्तमान जो सरकार है उसने राज्य को उसका पहला संस्कृत विश्वविद्यालय दिया है। बहुत खुशी की बात है जी। इसी सरकार ने पहला बागवानी का विश्वविद्यालय भी दिया। इस सरकार के कार्यकाल में करनाल में मेडिकल साइंसेज की यूनिवर्सिटी का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। परंतु जहां मेडिकल साइंसेज, आयुष की चिंता हो रही है, स्वास्थ्य की चिंता हो रही है, बागवानी की चिंता हो रही है, वहीं सरकार संस्कृत के महत्व को भी समझती है, संस्कृत को लेकर भी संवेदनशील है। तो संस्कृत विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना की गई। अभी हाल उसका परिसर निर्माणाधीन है। आपको भी जानकारी होगी, मैं अपने अन्य मित्रों की जानकारी के लिए बात दोहराना चाहता हूं कि मूंधरी गांव है कैथल जिले में, वो स्थान है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय का। और फिलहाल विश्वविद्यालय अपने लघु रूप में जो कैथल में राजकीय महाविद्यालय है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महाविद्यालय, उसके परिसर से संचालित हो रहा है। तो अब हरियाणा का भी अपना एक संस्कृत विश्वविद्यालय है। देश में संस्कृत विश्वविद्यालय और भी हैं, परंतु 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय होना ये अपने आप में संस्कृत के बड़ी बात है। हाँ, संस्कृति के भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का जीता जागता जीवमान जीवंत प्रमाण हमारे सामने है। और हमें इस बात को खुल करके इस बात के लिए सरकार का अभिनंदन करना चाहिए। जो श्रेष्ठ काम किए हैं, अगर हम उन श्रेष्ठ कामों का गुणगान नहीं करेंगे तो फिर कोई श्रेष्ठ काम करने के लिए आगे आएगा भी नहीं।
जी जी बिल्कुल। जो सद्गुण हैं, जो श्रेष्ठ बातें हैं, जो श्रेष्ठ कार्य हैं, उनकी चर्चा बुलंदी से करनी चाहिए। कम से कम श्रेष्ठ लोगों को तो करनी चाहिए, असुर तो नहीं करेंगे। जी 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 प्रीति राजे जी फिर आ गई हैं फ्रेम में। आपका स्वागत है। बड़ी देर से आपका इंतजार हो रहा था, आपसे कुछ सुनना और सुनवाना ये तय किया था हमने। अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके कुछ बेहतरीन सुनाएं हमारे श्रोताओं को, जिससे संस्कृत को समर्पित इस कार्यक्रम का, और इस समय इस कार्यक्रम को जहां कहीं हमारे मित्र देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और रेडियो पर जो सुन रहे हैं, उनके मन जो हैं वो एक बार पुनः झंकृत हो उठे। प्रीति जी। सभी को मेरा सादर प्रणाम, सभी गुरुजनों को। जैसा कि आपने गुरुजी के माध्यम से भी गुरुकुल के बारे में थोड़ी बातें सुनी, तो मैं बताना चाहूंगी कि गुरुजी पूरे समर्पित भाव से गुरुकुल में अपनी सेवाएं देते हैं और निःशुल्क आकर के हमें संगीत का जो बीज आरोपण गुरुकुल में किया है वो गुरुजी के माध्यम से किया गया है। तो यदि किसी को आपत्ति ना हो, मोदी जी का विषय चला हुआ है, और तो एक मोदी जी के विषय में ही भजन रख सकते हैं क्या? आपत्ति करने वालों पे हमें आपत्ति होगी। आप उन्मुक्त मन से, मुक्त मन से जो आपके मन में आ रहा है कहिए, सुनाइए, सब लोग सुनना चाहेंगे। जी जी जी। ये जी एक ऐसी रचना है, मोदी सरकार आई नहीं थी उससे पहले ही रचा गया था ये गीत। तो मैं अपने भावों को प्रकट करती हूँ। सारी गरे गसा, रे गरे गसा, निसा नि धपा, धप मगरे, पमगरे सा। एक नया परिवर्तन हमको लाना है, माँ के शुभ चरणों में कमल चढ़ाना है। एक नया परिवर्तन हमको लाना है, माँ के शुभ चरणों में कमल चढ़ाना है। सारी गरे गसा, रे गरे गसा, निसा नि धपा, धप मगरे, पमगरे सा। वादे बस रह जाए ना केवल वादे, सोने की चिड़िया वाली सुंदर यादें। वादे बस रह जाए ना केवल वादे, सोने की चिड़िया वाली सुंदर यादें। हक दिलवाओ उन मजदूर किसानों को, भूखे सोते बच्चों की मुस्कानों को, आशाओं को पूरा कर दिखलाना है। जनता का संबल जनता को पाना है, एक नया परिवर्तन हमको लाना है। माँ के शुभ चरणों में कमल खिलाना है। सा रे रे ग सा, रे ग रे ग सा, निसा नि धपा, धप मगरे, पमगरे सा। भारत की संस्कृति का जिनको ज्ञान नहीं, हमें दिला सकते कैसे सम्मान नहीं। भारत की संस्कृति का जिनको ज्ञान नहीं, हमें दिला सकते कैसे सम्मान नहीं। जातिवाद और वंशवाद के नारों से विजय नहीं मिलती कुंठित अधिकारों से। जातिवाद और वंशवाद के नारों से विजय नहीं मिलती कुंठित अधिकारों से। राष्ट्र शत्रुओं को अब मार भगाना है, देश का गौरव वापस हमें दिलाना है। एक नया परिवर्तन हमको लाना है, माँ के शुभ चरणों में कमल खिलाना है। सा रे रे ग सा, रे रे ग सा,
निसन धपा धप मगरे पमगरे सा। आपको शुभ कामना हमारी है, खिले कमल हो सफल नमो की बारी है। आपको शुभ कामना हमारी है, खिले कमल हो सफल नमो की बारी है। नया फूल जो दुखियों के आंसू पहुंचे, ईश्वर उसके हित में फिर क्यों ना सोचे। नया फूल जो दुखियों के आंसू पहुंचे, ईश्वर उसके हित में फिर क्यों ना सोचे। सारे जग में नमो 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 कहलाना है। नमो आपको ऐसा कमल खिलाना है, एक नया परिवर्तन हमको लाना है। माँ के शुभ चरणों में कमल चढ़ाना है, माँ के शुभ चरणों में कमल चढ़ाना है। माँ के शुभ चरणों में कमल चढ़ाना है। बहुत बेहतरीन। और जिन्होंने लिखा होगा उन्होंने भी बहुत सुंदर शब्दों में अपने भावों को पिरोया है। और क्योंकि ये गीत पहले लिखा गया नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले, केंद्र में आने से पहले, प्रधानमंत्री होने से पहले, और ऐसा लगता है कि जो इसमें कहा गया वो सब करके भी दिखा दिया है इन बीते 7-8 सालों में। वो सारी चीजें हमने होते हुए देखी हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की कद्र, भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान, भारत के प्रधानमंत्री की पहचान, माने भारत की पहचान और भारत का सम्मान, वो समूची दुनिया में, विश्व पटल पर, विश्व गगन में वो बढ़ा है। और जिन जीवन मूल्यों की बात आपने कही, उन सारे जीवन मूल्यों के पोषण का काम भी वर्तमान की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में वो करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मैं दोहराना चाहूंगा अपनी बात पूरी करते करते, और फिर मैं राजेश जी को कमान सौंप दूंगा कार्यक्रम की, ताकि वो इसको संपन्नता की तरफ ले जा सकें। अभी लड़ाई आधी भी नहीं, आधे तक भी नहीं पहुंची है। जी। भारत के पुनर्जागरण, भारत के पुनरुत्थान, भारत के विश्व गुरु हो जाने का जो हमारा आपका सपना है, वह सपना अभी साकार होना शेष है। अभी तो उसकी आधार भूमि तैयार हो रही है, अभी तो खेत की जुताई ठीक से हो गई है कह सकते हैं। अभी फसल उग सकती है। बिल्कुल। अब उस खेत पर, उस खेत में जो कि तैयार हुआ है बीते कुछ वर्षों के दौरान, अब उसमें एक भव्य दिव्य फसल, भारत की भव्यता की फसल, भारत की दिव्यता की फसल, भारत के उत्थान की फसल, जिसका सपना हम और आप तो बचपन से देखते आए हैं। जब नन्हे मुन्ने बच्चे भी रहे होंगे, मुझे लगता है तभी से हम लोगों ने वो सपना संजोना शुरू कर दिया था कि ये आर्य राष्ट्र जो है, ये आर्य देश पुनः अपने अतीत के गौरव को, और अतीत का गौरव तो अतीत हो लिया, अब भविष्य में उससे भी बेहतरीन स्थान पर, उन्नत स्थान पर पहुंचे। ये सपना देखते देखते मैं, आचार्य जी और ये दोनों नई पीढ़ी के जो साथी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, राजेश जी और प्रीति जी, हम सब बड़े हुए हैं। ये सपने साकार होने का दौर चल रहा है इन दिनों। तो सपने साकार होने के दौर की चुनौतियों को समझते हुए हम सबको काम करना है। लड़ाई शेष है, और जब लड़ाई अधर में होती है तो जो शत्रु है ना, उसके प्रति लापरवाही से काम नहीं चल सकता। असावधानी, देसी हरियाणवी में कहना हो तो जरा सी भी अगर हमने असावधानी बरती तो सेध जाएगी। कोई हमारी असावधानी, कोई भी हमारी चूक, वो इस महाअभियान को, भारत के उत्थान के महाअभियान को कमजोर न कर दे। ये प्रत्येक भारतवासी को, भारतवंशी को, वो कहीं भी रहता है, भारत की मिट्टी से दूर भी लाखों की संख्या में भारतवंशी मेरे और आपके वाले सपने के साथ जिंदा हैं। वो हर दिन भारत को उठते हुए देखना चाहते हैं। उन सबको प्रयास निरंतर करते रहना होगा।
आचार्य जी आपको सुनना, प्रीति को सुनना बहुत अच्छा लगा। ये सिलसिला यूं ही जारी रहे, ये कार्यक्रम इसको और बेहतर बनाए। मैं निरंतर राजेश जी से कहता हूं कि इस कार्यक्रम को संस्कृत के प्रेमियों तक, संस्कृत के शिक्षकों तक, संस्कृत के विद्यार्थियों तक, कम से कम उस कुनबे तक तो बहुत तीव्र गति से और आगे हमको पहुंचाना है। इसके लिए सब मिलकर प्रयास करें। बहुत अच्छे मेहमान हर दिन आप इस कार्यक्रम में जोड़ते हैं राजेश भाई, बढ़िया है। और एक काम और करें, अपने साथ जैसे आप क्षमा करेंगे, आप इस कार्यक्रम को होस्ट करते हैं, इस कार्यक्रम का संचालन करते हैं, अपने साथ एक दो सहयोगी और जोड़िए। उनमें प्रीति जी भी एक सहयोगिनी हो सकती हैं इस नाते से, जो कभी कभार आपको छुट्टी जाना हो, आप कहीं दूर चले जाएं किसी कार्यक्रमवश, उस दिन कार्यक्रम की गैर हाजिरी नहीं लगनी चाहिए जी, अनुपस्थिति क्यों लगे। तो मान लीजिए आप दाएं बाएं हुए किसी दिन किसी कार्यवश विवशतावश, तो मशाल वो जलती रहे, किसी दूसरे साथी सहयोगी के हाथ में रहे और वो नीचे ना झुके, पताका उन्नत रहे, मशाल धधकती रहे, जलती रहे, इसकी योजना सबको बनानी चाहिए। मेरी आदरणीय डॉक्टर साहब, ये मिसाल प्रीति जी को मैं पहले ही सौंप चुका हूं। बहुत बढ़िया, अगर आपने कभी भी अनुपस्थिति। जी, और जी, मैं अपने कार्य पर खरा उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगी, जो कार्य आप सभी ने मुझे सौंपा है दायित्व। एक दिन ऑफलाइन माने ऑफ एयर, ऑफलाइन तो नहीं, ऑफ एयर चर्चा कर लें, कुछ चीजें और टेक्निकल चीजों का अभ्यास करने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल। कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं, वो प्रोग्राम के दौरान में नहीं बताऊंगा। एक ऐसा समय तय कर लें शुभम के साथ चर्चा करते हुए, जिस समय मैं उपलब्ध रहूं। हम 3-4 लोग जो नियमित रूप से इस कार्यक्रम में रहते हैं, ऐसी एक टीम, टोली जिसको कह सकते हैं, वो लोग जुड़ जाएं और इस कार्यक्रम का जो स्वरूप है उसमें और सिद्धहस्तता, चार चांद लगाए जाते। हाँ, 4 तो कम है, मतलब इस कार्यक्रम को चांदम चांद कर देना है। इसका प्रयास और अभ्यास हम सब करें। मुझे इतना सा ही कहना था। राजेश जी, कार्यक्रम की कमान आपको, और आप हैं, आचार्य जी हैं, मैं सुनता हूं, आपके साथ रहूंगा कार्यक्रम के अंत तक। जी, आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें मार्गदर्शन करने के लिए। और मैं किस शब्दों से आपका धन्यवाद करूं, क्योंकि आप स्वयं तो समाज के लिए फिजिकली जाकर के कार्य करते हैं। रेडियो ग्रामोदय भी आपका एक ऐसा उपक्रम है जो समाज को नई दिशा और दशा दे रहा है। मैं देखता हूं कि इसका एक एक शब्द जो है वो समाज का मार्गदर्शन करता है। और जो आपने थोड़ी देर पहले प्रीति आर्या जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में संगीत सुनाया, और जो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी की बातें हो रही थी, मैं बहुत बार बड़े ध्यान से इस चीज को देखता हूं। देखो, आज यदि भारतीय राजनीति की बात करें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समकक्ष कोई व्यक्ति नहीं है। ये तो पूरा भारतवर्ष कहता है कि कोई विपक्ष में नहीं है। मतलब इस प्रकार की उनकी राजनीति है। ये तो विपक्ष वाले भी कहते हैं कि कोई प्रधानमंत्री जी के टक्कर में कोई लड़ने वाला नहीं है भाई, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे अगली बार भी। ये तो पूरा भारत देश कहता है। रही दूसरी बात, मैं मानता हूं कि जो ज्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो विदेशों की ओर जाते हैं और विदेशों में जाकर के अपना कारोबार करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी किसी भी देश में जाते हैं तो वहां पर जो गए हुए भारतीय हैं वो भी, और साथ में विदेशी लोग भी, प्रधानमंत्री जी को के साथ सेल्फी लेने के लिए, इनके साथ मंत्रों को गा करके जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत व अभिनंदन करते हैं। तो इससे जाहिर होता है उन लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वो सम्मान किस लिए करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के जीने वाला भारतीय प्रधानमंत्री बहुत वर्षों के बाद आया है। जब कोरोना काल था और एक विशेष प्रकार का डर जनता के अंदर बना हुआ था, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दूसरे देशों से, जहां बहुत भयंकर कोरोना फैला हुआ था,
अपने देशवासियों को लाया गया और इंटरव्यूज भी बहुत लोगों के आए कि ऐसी व्यवस्था की 5 स्टार जो होटल होते हैं उनमें भी ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती, इस प्रकार की व्यवस्था उन लोगों के लिए की। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब जब अफगानिस्तान वाला मामला हुआ तो उस समय भी एक एक भारतीय को बड़ी कूटनीति के साथ वहां से निकाला और विदेशी लोग भी जो आना चाहे उनको भी सेफ किया। तो ये भारतीय प्रधानमंत्री जी जो है बिल्कुल अलग है, इसमें कोई दोहराई नहीं। इसलिए भारत का जो परचम है वो पूरे विश्व में लहराया है और ये तो पश्चाताप करते हैं बुद्धिमान लोग। यदि यही प्रधानमंत्री 20-30 साल पहले होता तो आज का भारत कुछ और ही होता। ये जो लॉर्ड मैकाले वाली शिक्षा नीति का पोषण विपक्षी दलों ने किया है, ये भारत का दुर्भाग्य रहा है। अब जो भारत है भारतीय संस्कृति की ओर लौट रहा है, अपने संस्कारों की ओर लौट रहा है, ये भारत का सौभाग्य होगा। और ये बड़े मजे की बात है, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा, मैं व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी और आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, इस प्रकार के व्यक्तित्वों से जो है भारतवर्ष भरा पड़ा है और इस प्रकार के जो व्यक्तित्व हैं वो ही भारत को अपनी वही सोने की चिड़िया वाली जो दशा तक पहुंचा सकते हैं। तो आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, अध्यक्ष हरियाणा ग्रंथ अकादमी और फाउंडर हरियाणा ग्रामोदय चैनल और एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सामाजिक नेता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने भारतीय संस्कृति और संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए एक प्लेटफॉर्म हमारे को दिया। हम आपके सामने तो एक बालक हैं और प्रयास करते रहते हैं आपसे कुछ सीखने का। आप यद्यपि संस्कृत को आपने कुछ ही पढ़ा, लेकिन आपके शब्दों को हम ग्रहण करने की अधिकाधिक प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी आप जो है कई वर्ष आगे हैं हमारे से हिंदी शब्दावली के प्रयोग में। तो हम कोशिश करते हैं आपका अनुकरण करने का और हम इस रेडियो चैनल के माध्यम से तो नहीं, गूगल मीट के माध्यम से आपसे जुड़ करके वो टेक्निक, वो टिप्स भी आपसे सीखेंगे ताकि कार्यक्रम को और बेहतर बनाया जा सके। तो इसी के साथ मैं आचार्य श्री भगवान जी से निवेदन करूंगा, यदि वो भी डॉक्टर साहब को कुछ कहना चाहें तो कहें और उसके बाद हम कार्यक्रम को अवसान की ओर ले जाते हैं। आदरणीय श्री भगवान। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने ये कहा कि हमारी कोशिश पूरी ये है कि जो भी हिंदू संस्कृति के उत्थानार्थ जो दीपक जला रहे हैं, तो उन दीपकों में से एक हमारे चौहान साहब भी हैं। और मैं चौहान साहब के लिए कहना चाहता हूं कि चौहान साहब, इस अवसर पर मैं आपको क्या उपहार दूं? आप महानों में महान हैं, कौन सा फूलों का हार दूं? अगर किसी माली से मैं गुलाब मांग भी लूं तो जो खुद ही गुलाब है उसे मैं क्या गुलाब दूं? तो आपने ये जो बीड़ा उठाया है, और ये ठीक ही है कि एक चीज मैं शेर कहना चाहता हूं कि महज हंगामा खड़ा करना हमारा कोई मकसद नहीं, महज हंगामा खड़ा करना हमारा कोई मकसद नहीं। हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। आग तेरे सीनों में हो या मेरे सीने में हो कहीं भी, पर आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। पीर सी हो गई है पर्वत, इस हिमालय से कोई न कोई गंगा निकलनी चाहिए, कोई न कोई गंगा निकलनी चाहिए और निकलेगी, आप सभी के प्रयास से, हम सभी के प्रयास। जी, अद्भुत अद्भुत आचार्य जी, आपने गजब ढा दिए। गंगा निकल चली है, उस गंगा को बस संवारना संभालना है हम सबको मिलके। जी जी जी। प्रीति आर्या जी, आदरणीय डॉक्टर चौहान साहब के विषय में यदि कुछ कहना है तो कहें, नहीं तो अवसान करते हैं। जी, कहने के लिए शब्द नहीं है, पर फिर भी कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के चौहान जी, और बहुत हमें प्रेरणा देने के लिए, प्रेरित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो दायित्व सौंपा है, हम
पूरा प्रयास करेंगे कि इस कार्य को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं उन्हीं, जो आपने 3 विश्वविद्यालयों का नाम लिया, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गए हैं, तो उन्हीं में से एक अपना ये लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय में मैं विद्या भारती की शोध छात्रा हूँ जी। और बहुत वहीं बढ़िया। से अभी विद्या भारती मेरी चल रही है। कब तो तक काम पूरा कर मैं लेंगे? पूरा प्रयास करूंगी वहां से भी आचार्य जनों को, गुरुजनों को मैं कार्यक्रम में जोड़ूं, जो मेरी हाँ, गाइड है सुजाता त्रिपाठी जी। आचार्यों को भी जोड़ें, विद्यार्थियों को भी जोड़ें। जी 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 इस कार्यक्रम को केवल आचार्य श्री भगवान जी जैसे जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोग हैं, केवल उनका कार्यक्रम नहीं बनाना है। जी इसमें जी जी इसमें जहां प्रबुद्धता चाहिए, साथ में युवानी रवानी भी रहे। जी जी बिल्कुल। संस्कृत को प्रबुद्धों और वृद्धों की दास्तान और विरासत बना के नहीं छोड़ना है। संस्कृत जी युवानी जवानी की जुबान पर जब तक युवा नहीं आएगी, तब जी तक मजा नहीं आने वाला। आनंद उस दिन आएगा जिस दिन जैसे हरियाणवी के, पंजाबी के गीतों पर जवानों जी को जी हम जी अलग अलग अवसरों पे थिरकते ठुमकते देखते हैं। जब संस्कृत की धुनों पर, संस्कृत के गीतों पर ये थिरकन शुरू हो जाएगी ना, असल में आनंद उस दिन से शुरू होगा, वो बड़े जी परिवर्तन की जी शुरुआत। तो जी उसके जी लिए हम जी सबको काम करना। बहुत बढ़िया आपने कहा, जी। बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है जी। हाँ, प्रीति आर्या सभी जी, का हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय हाँ डॉक्टर जी साहब के आपने युवानी शब्द को सुना, ऐसा लगता है कि अष्टाध्यायी का इन्होंने गहनता से अध्ययन किया है। तो मैं प्रणाम करता हूं इनके शब्दों के प्रयोग को, और इसी जी के साथ कार्यक्रम का अवसान करते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। जयतु भारतम। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।